हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो कैसा गया इकोनॉमिक्स का पेपर? आई होप आप लोग का बहुत अच्छा गया इकोनॉमिक्स का पेपर। और इस बार इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया है, यानी कि जो आप लोग का साइंस और कॉमर्स वाले का पेपर हुआ है कब? 18 तारीख को। साइंस और कॉमर्स वाला का 18 फरवरी को जो पेपर हुआ है उसका इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आंसर की लिखने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा सारे बच्चे के कितना आप लोग का सही हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने ये है कि when the opportunity cost of producing goods in an economy is constant, then what will be the shape of production possibility curve? अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा कांस्टेंट है, तो जो मेरा पीपीसी का कर्व बनता है वो कैसे बनता है? वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए, जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर होती है तो पीपीसी का आकार एक सरल रेखा होता है। डन। तो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए सप्लाइड वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस। हाँ सर, प्राइस के बढ़ने से गुड का सप्लाई बढ़ेगा। कब? सॉरी, डिमांड बढ़ेगा। द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए सप्लाइड गुड इंक्रीजेस। ये सिर्फ गिफन गुड्स में होगा। किसमें होगा? गिफन गुड्स में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ती है। डन। तो उसके बाद इन विच टाइप, एक सेकंड, उसके बाद क्या है? इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट पीपल? तो प्राइवेट पीपल से जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी हिंदी वालों के लिए भी ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे मिलाते चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड? कौन सा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है? तो आप जानते हैं बजट का लाइन का क्या होता है? माइनस पी एक्स बाई पी वाई, और ये माइनस साइन नेगेटिव इंडिकेट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बजट लाइन, यानी बजट रेखा सही उत्तर हो जाएगा। किसका? ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन हैव इलास्टिक डिमांड? किसका इलास्टिक डिमांड होता है? तो लग्जरी कार का। किसका इलास्टिक डिमांड होता है? लोचदार मांग होता है तो लग्जरी कार का। ऑप्शन नंबर डी। किसका? 5 नंबर का। उसके बाद देयर इज अ एक्सपेंशन, सॉरी, देयर इज अ डैश इन डिमांड फॉर अ गुड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंशन, सॉरी, देयर इज अ डैश इन डिमांड फॉर अ गुड ड्यू टू, अच्छा, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा? हाँ बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो, कोई भी गुड्स का अगर प्राइस दाम बढ़ रहा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, बढ़ेगा। और उसका डिमांड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, एक्सपेंशन तो नहीं होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि सर इंक्रीज इन प्राइस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीज इन प्राइस बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है। 7 में क्या है? द डिमांड ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस इलास्टिक, लोचदार होता है। कोई एक सामान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो क्या होता है? लोचदार होता है, जब किसी वस्तु का प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। डन। तो आगे, द स्लोप ऑफ इक्वेंट कर्व, इक्वेंट कर्व का स्लोप हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है बाबू? नेगेटिव, यानी समुत्पाद रेखा की ढाल क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी फटाक से एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? कौन सा परिवर्तित लागत का उदाहरण नहीं है? तो परिवर्तित लागत का उदाहरण नहीं है रेंट फॉर बिल्डिंग, यानी मकान का किराया। क्या होगा? मकान का किराया क्या है? परिवर्तित लागत का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, देखो इसमें क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। देखो पहले 4 यूनिट था और कैपिटल 7 लगाया था तो उत्पादन 25 हो रहा था आउटपुट। अब ये 4 से कितना कर दिया? 12 कर दिया, यानी कितना? इंटू 3 हुआ है। और यहाँ 7 से कितना किया है? 21, यानी यहाँ पर भी इंटू 3 हुआ है। और यहाँ 25 से 75, यानी आउटपुट भी इंटू 3 हुआ है। यानी जितना से मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतना से मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कौन सा रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे? अरे कांस्टेंट सर, हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। डन। तो आगे उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर इक्वल व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है? एम आर इक्वल टू एमसी, और एमसी बड़ा होना चाहिए एम आर से। ये चीज तो आप लोग पढ़े प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, तो एक चीज दिया एम आर इक्वल टू एमसी, तो ऑप्शन नंबर डी ही मारेंगे। डन। तो चलिए आगे, इसमें क्या लिखता है कि अगर क्वांटिटी 8% से बढ़ रहा है और प्राइस 5% से, तो 8 बचे 5 करेंगे, 8 बटे 5 यानी 8 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आंसर होगा 1.6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए गुड इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ गुड। अगर कोई सामान का सप्लाई बढ़ जाता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? उसका प्राइस घट जाता है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस घट जाएगा। अगर सप्लाई कम रहता तब ना प्राइस बढ़ेगा।
हाँ, कोई भी इंक्रीज मत कर देना कि सर सप्लाई बढ़ रहा है और ये चीज बताया गया है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, नहीं, ये चीज नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि सप्लाई बढ़ा हुआ है तो प्राइस क्या होगा। ठीक है, आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस जहां डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा, तो देखो यहाँ पे 30 और 30 है, या 30 और 30 इक्वल हो रहा है, यानी यही पे इक्विलिब्रियम होगा, यानी क्या, ये वाला जो डायग्राम बनता है यहाँ, ये वाला, ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, तो ये इक्विलिब्रियम होता है, यानी इस पॉइंट में कितना है, 30 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, 30 हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज क्या होता है, लार्ज, यानी कि क्या, बड़ा, व्यापक, हिंदी वाले जो बच्चे हैं। इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर है तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि कीमत में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। आगे, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल कॉल्ड, रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो हम लोग को रेम्यूनरेशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, क्योंकि लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, और तुम्हारा एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन बुक के ऑथर कौन है, तो एडम स्मिथ। आगे, व्हाट इज द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है, यानी कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNPFC, और यही पूछता है डोमेस्टिक इनकम, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NDPFC। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है टू प्रोड्यूस व्हीट, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करेगा, गेहूं उगाएगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड करते हैं, इन्वेंट्री में सारा कुछ इंक्लूड करता है, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, देखो यहाँ पे लिखते हैं जीएनपी, ठीक है, और माइनस एनएनपी करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा, क्या आएगा, डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर ए, 23 का ऑप्शन नंबर ए, मूल्य ह्रास। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, तो आगे इसमें क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद विच बैंक इशू करेंसी इन इंडिया, कौन सा बैंक इशू करता है करेंसी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद 26, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम, तो देखो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा है, तो मल्टीप्लायर यानी गुणक, ऑप्शन नंबर बी 26 का। 27 क्या क्या होगा, इफ मार्जिनल एमपीसी अगर दिया हुआ है 0.6 तो एमपीएस कितना होगा, 0.4 होगा सर, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों जोड़ करके 1 आना चाहिए, तो एक अगर 0.6 दिया है तो 1 लाने के लिए दूसरा 0.4 ही होगा एमपीएस। उसके बाद 28 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट का एग्जांपल क्या है, डेट, यानी निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है, तो कर्ज होगा। डन, तो आगे क्या है, अच्छा यही सवाल था, रिपीट हो गया। व्हाट इज बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट क्या होता है सर, जहां रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होता है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, यानी जितना आय है उतना व्यय है। ठीक है, प्राप्ति और व्यय दोनों समान होगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन ईयर आर रिस्पेक्टिवली 250 एंड 300, व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस, ट्रेड का क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी 300 माइनस 250, तो कितना होगा, 50 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किसका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का जो पेपर होने वाला है वो अकाउंटेंसी का होने वाला है, कॉमर्स वाले बच्चों का 20 तारीख को, तो उसका भी ढेर सारा वीडियो आप लोग के पास आएंगे। अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।